हमारी कंट्री डायबिटीज़ में नंबर 1 हो गई है, ओरल कैंसर में वर्ल्ड में नंबर 1। तो ये सब बहुत चिंता की बात है और ये हमारी आदतों के कारण है। अगर दोनों जो शादी कर रहे हैं, दोनों माइनर के कैरियर्स हैं, तो जो बच्चा होगा उसको मेजर बीमारी हो। फिर मैंने ऑब्ज़र्व किया कि अगर मैं शुगर के 20 भी रुपये लूँ या 10 भी रुपये लूँ और पेशेंट कहीं से ऑटो करके मेरे आए तो 100 रुपये तो ऑटो वाला ही ले लेता। तो उससे मुझे कंसेप्ट आया कि मुझे जितना पॉसिबल हो हर नूक एंड कॉर्नर में कलेक्शन सेंटर खोल दे। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनीषा गौर, आपकी दोस्त, आपकी साथी और आपकी पॉडकास्टर, लाइफ कोच। आपके साथ बात करती हूँ और आप लोग मुझे बुलाते हैं तो बड़ी बड़ी बातें हम लोग मिलकर करते हैं, तो स्पीकर भी हूँ और ट्रेनिंग्स करती हूँ तो ट्रेनर भी हूँ। आपसे हमेशा कहती हूँ कि बात जरूर करनी चाहिए, क्योंकि बात निकलती है तो दूर तक जाती है। आज एक और बहुत शानदार बातचीत हम करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा और आप जो सपने अपने मन में लेके बैठे होंगे उस आइडिया पे काम करने की एनर्जी भी आपको मिलेगी। सो इससे पहले कि मैं बातचीत शुरू करूं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और आपको हमारी बातचीत अच्छी लगे तो लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप हमारी बात सुनते हैं और अप्रिशिएट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए ऐसे बहुत सारे अच्छे गेस्ट को यहाँ लेकर आए और हम सब मिलकर उनसे बहुत कुछ सीखें। आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल लैब की डायरेक्टर और फाउंडर डॉक्टर विनीता कोठारी से। कौन है ये विनीता कोठारी? वो जिन्होंने इंदौर में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। किस बात का रिकॉर्ड? इन्होंने 4 लाख लोगों के 4.4 मिलियन टेस्ट किए और उनकी मदद की कि वो जाने आज उनकी हेल्थ कैसी है और कहाँ उन्हें ध्यान रखने की जरूरत है। इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि सरकार ने इन्हें बुलाया और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो हेल्थ मिनिस्ट्री है, उन्होंने इस इनिशिएटिव पे इनके साथ काम शुरू किया और हेल्दी भारत इनिशिएटिव की आज आप कहें कि विनीता जी ब्रांड एम्बेसडर हैं और अब पूरे देश को स्वस्थ रहने के लिए सरकार इनकी तरह इनके बनाए गए इंदौर मॉडल पे काम करने जा रही है। नमस्कार विनीता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस बातचीत में। हमारी बातचीत सिर्फ हम इसलिए करते हैं कि आपका जो स्ट्रगल रहा उससे हमारे साथी सीखें और कुछ अच्छा काम करें। सबसे पहले जानना चाहूंगी कि बहुत सारे लैब्स होते हैं, बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, लेकिन जब हम कुछ इनोवेटिव करते हैं तो वो कहीं अंदर से इंस्पिरेशन आता है, कब आता है पता नहीं चलता। आपके दिमाग में ये कैसे आया कि 4 लाख लोगों का टेस्ट करेंगे, इतने सारे टेस्ट की व्यवस्था करेंगे और कुछ नया करेंगे? हाउ यू डन दिस, हाउ यू गेट दिस आइडिया फ्रॉम? तो मनीषा जी, इंदौर जैसे कि सब जानते हैं लगातार स्वच्छ आ रहा था। जब 7वीं बार इंदौर स्वच्छ शहर डिक्लेयर हुआ तो अखबार पढ़ते मुझे ये ख्याल आया कि स्वच्छता के कारण जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं जैसे टाइफाइड, मलेरिया, उस पे तो हमने काफ़ी विजय पा ली है। हमारा इंदौर का डाटा दूसरी सिटीज से मच बेटर है इन बीमारियों को कम करने में। लेकिन मैंने सोचा अगर स्वच्छ है और कम्युनिकेबल डिजीज कम हो गई तो क्यों ना हम हमारे शहर को स्वस्थ बनाने पे काम करें। तो हम देखें कि जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जिसका मतलब है कि जो लाइफस्टाइल के कारण डिजीजेस होती हैं, जैसे हार्ट की बीमारी है, डायबिटीज है, लिवर, फैटी लिवर है, किडनी की अर्ली चेंजेस हैं, ये सब हमारे शहर में कैसा है, कितना है, दूसरे शहरों की तुलना में क्या है। तो वही जानने के लिए ये प्रोजेक्ट मैंने शुरू करने का सोचा और जैसे ही सोचा तो पॉलिटिशियन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सभी साथ में डे 1 से ही जुड़ गए इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के।
तो सबसे पहली बात आज की इस बातचीत से सीखने की, जब आप कोई अच्छा काम करने के बारे में सोच लेते हैं, तो सुविधाएँ, रिसोर्सेज़, लोग सब कुछ अपने आप मिलने लगता है। बिल्कुल सही। आप जब डॉक्टर बनी तो क्या फैमिली में कोई डॉक्टर था इसलिए डॉक्टर बनी, या आपका मन था कि डॉक्टर बन के मुझे कुछ अच्छा करना है, और पैथोलॉजी ही क्यों? ये वाला साइड आपने क्यों लिया? क्योंकि जब ओके। भी कोई डॉक्टर बनता है तो ये सबसे लास्ट चॉइस होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मेरी फैमिली प्रोफ़ेशनल्स की फैमिली है। लेकिन डॉक्टर मैं अकेली थी मेरी फैमिली में, लॉयर, सीए, इंजीनियर ये सब थे। तो मैं फर्स्ट डॉक्टर थी हमारी फैमिली में और मैं 2 ही प्रोफ़ेशन मुझे इम्प्रेस करते थे, एक तो मिलिट्री और एक डॉक्टर्स। तो मैं बचपन से ही चाहती थी कि बड़े होके मैं डॉक्टर बनूँ क्योंकि मुझे लगता था कि ये 2 प्रोफ़ेशन हैं जो दूसरों के बहुत कुछ हेल्प कर सकते हैं। सो आप जब डॉक्टर बनी और डॉक्टर बनने के बाद आपने जॉब किया एज अ प्रोफेसर, उसके बाद आपने सोचा कि आपको अपना डायग्नोस्टिक सेंटर डालना है। सो जब आपने अपना डायग्नोस्टिक सेंटर डाला और आपका डायग्नोस्टिक सेंटर एक सेंट्रल इंडिया की सबसे बड़ी चेन में तब्दील हो गया, तो आपने अपने काम से बहुत सारे लोगों को अपने प्राइजेस कम करने पे मजबूर कर दिया। तो पहला सवाल मेरा ये कि कैसे सोचा आपने कि मैं इतना बड़ा कर लूँगी, क्योंकि पैथोलॉजी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट प्लेस और ये माना जाता था कि ये बहुत कम जगह होती हैं, लोग ढूँढ-ढूँढ के वहाँ पे जाके टेस्ट करने जाते थे। एक तो आपने लोगों के पास बहुत सारे टेस्ट पहुँचा दिए, और बीइंग अ वुमन मुझे लगता है महिलाएँ इस फील्ड में बहुत कम हैं। तो पैथोलॉजी में फीमेल्स तो हैं पर मोस्टली जॉब में हैं। तो अगर मैं कहूँ कि इंडिपेंडेंट लैब रनिंग फीमेल्स कम है। मोस्टली मेल डोमिनेंस पैथोलॉजी में प्राइवेट प्रैक्टिस में ज़्यादा था। मुझे एक चीज़ हमेशा खटकती थी कि जब भी मैं पैथोलॉजी एसोसिएशन के रेट्स देखती थी तो हर साल या हर 2 साल में रेट्स बढ़ते ही जाते थे। और मैंने रियलाइज़ किया कि जब तक डायग्नोसिस नहीं होगा, तो डॉक्टर ट्रीट नहीं करेगा। तो पेशेंट के लिए ऑलमोस्ट ये मजबूरी है कि अगर उसको किसी डॉक्टर को दिखाया है, तो अपने पूरे टेस्ट करा के फिर रिपोर्ट लेके जाना है, तभी ट्रीटमेंट मिलने वाला है। तो डायग्नोस्टिक एक तो रीढ़ है। ज़रूरी है, बिल्कुल। बिल्कुल इट इज़ द बैकबोन जिस तरह ऑफ से मेडिकल। डॉक्टर ज़रूरी हैं, उसी तरह से पैथोलॉजी की भी ज़रूरत एक्यूरेट डायग्नोसिस की बहुत ज़रूरत है। दूसरा मेरा ऑब्जर्वेशन था कि हमारे यहाँ बहुत सारे कॉर्पोरेट लैब्स हैं, जहाँ पर क्वालिटी ठीक मैनेज्ड है लेकिन कॉस्ट बहुत है। है। और हमारे चैरिटेबल भी सेंटर्स हैं, जैसे एमवाय में आपके पैसे नहीं लगेंगे, गीता भवन चले जाओ। तो चैरिटेबल भी सेंटर्स थे, लेकिन पूरे कंट्री में मेरा ऑब्जर्वेशन था कि या तो कॉर्पोरेट थे या चैरिटेबल थे, पर कॉर्पोरेट लैब एट चैरिटेबल रेट्स वाज नॉट अवेलेबल। एंड मुझे लगा कि ये बहुत ज़रूरी है पेशेंट के हित में कि डायग्नोसिस की कॉस्ट कंट्रोल्ड हो लेकिन क्वालिटी हाईएस्ट हो, और उसी मोटो से मैंने सेंट्रल लैब शुरू किया। ओके। ये बड़ा मुश्किल है किसी के लिए पता करना कि जैसे हम देखते हैं जब हम चूज़ करते हैं डॉक्टर, तो हम देखते हैं इनकी डिग्री क्या है, कहाँ से पढ़े हुए हैं, कितना इनको एक्सपीरियंस है, या हमारे कोई परिचित कभी गए हैं क्या, ऐसे। अभी किसी को कैसे समझ में आए कि जिस लैब में वो इस तरह के कोई टेस्ट करवाने जा रहे हैं, वो सही है या सही रिपोर्ट देंगे? देखिए पैथोलॉजी में बहुत वैरायटी है, मशीन की क्वालिटी में बहुत वेरिएशन है, डॉक्टर्स के कमिटमेंट में बहुत वेरिएशन है, जो अंदर टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं उसमें भी क्वालिटी में बहुत वेरिएशन है। तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल वाजिब है। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एनएबीएल राष्ट्रीय प्रत्यार्पण बोर्ड द्वारा एक्रेडिटेशन चालू किया कि जिन लैब्स में मैन, जो कि मैन बिहाइंड द माइक्रोस्कोप मतलब पैथोलॉजिस्ट एंड द टेक्नीशियंस, मशीन, जो मटेरियल यूज कर रहे हैं वो, और जो मेथड वो यूज कर रहे हैं वो सब अगर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होगा तो ही आपको एनएबीएल एक्रेडिटेशन मिलेगा।
तो सबसे ईज़ी मेथड है कि आप जिस लैब में जा रहे हैं वो NABL एक्रेडिटेड है कि नहीं, वो चेक कर लें। सो वो ऑनलाइन कहीं मिलेगा या लैब जाके पता चलेगा? कैसे व्यक्ति आप को पता अगर चलेगा? गूगल करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि इंदौर में कौन-सी NABL एक्रेडिटेड लैब है, और अगर आप लैब चूज़ करते हैं तो वहाँ भी आपको पता पड़ जाएगा। क्योंकि मोस्टली लैब्स अपना NABL सर्टिफिकेट डिस्प्ले करते हैं। ओके, एक तो ये तरीका हो गया कि NABL सर्टिफिकेट डिस्प्ले कर ले। अब सपोज हमने देख लिया कि ठीक है इनके पास सर्टिफिकेशन भी है, बट जो रिपोर्ट आई और हमें लगता है कि नहीं नहीं हमें मतलब ऐसे लगता है कि हो सकता है ये गलत हो सकती है, क्योंकि ये कई बार दिमाग में आता है। देखिए, अगर आपने किसी लैब से टेस्ट किया है और आपको जो भी रिजल्ट आए हैं वो, या आपका डॉक्टर बोल रहा है या आपको खुद को लग रहा है कि वो मैच नहीं हो रहा है, तो उसको जानने का बहुत इजी तरीका है, उसी लैब को कांटेक्ट करिए। और क्वालिटी कंट्रोल अगर लैब रन करती है तो उस दिन का क्वालिटी कंट्रोल और आपकी ओरिजिनल रिपोर्ट मशीन में चेक कर लीजिए। तो आजकल AI और फुल ऑटोमेशन का ज़माना है, तो अगर कोई लैब की क्वालिटी कंट्रोल परफेक्ट है और उसके बाद उसने आपका सैंपल रन किया है, तो आपके डॉक्टर को डायग्नोसिस के बारे में सोचना पड़ेगा, लैब गलत नहीं है। अच्छा, सो हम जाके क्या कहें दूसरे दिन उसी लैब में? आप सपोज जाके आपकी जो भी क्वेरी है वो वहाँ के पैथोलॉजिस्ट से मिले। तो आपको अगर एक और तरीका है लैब अच्छी चूज़ करने के लिए कि जिस लैब में आप जहाँ आप टेस्ट कराते हैं, मेरी तो रिक्वेस्ट ये है कि लोगों को एक बार जहाँ टेस्ट लगता है वो लैब देख लेना चाहिए। क्योंकि आप आपका बहुत इम्पोर्टेंट ब्लड वहाँ दे रहे हैं, आपका पूरा ट्रीटमेंट उसके बेसिस पे है, पर लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि वो किसके कहने पे कहाँ क्यों दे रहे हैं। तो आप इंटेलिजेंट हैं, नॉर्मली सब लोग एवरेज पढ़े लिखे हैं, तो एटलीस्ट ये तो जान ही सकते हैं, सीइंग इज बिलीविंग। सो यू शुड ऑलवेज क्वेश्चन योर लैब एंड यू शुड रादर सी द लैब। एक बार जाके देखें कि कहाँ इन लोग क्या क्या सफाई है, कैसा है, सब कैसा है, मशीन्स कौन सी हैं, मशीन मेथड क्या है, डॉक्टर्स कौन काम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत सारी लैब्स हैं जहाँ डॉक्टर्स आपको मिलते ही नहीं है, टेक्नीशियन लैब चलाता है, डॉक्टर 1 घंटे के लिए आते हैं। और कुछ लैब्स आपको मिलेंगी कि पूरे टाइम आपकी हर रिपोर्ट पैथोलॉजिस्ट देख रहा है। MD पैथोलॉजी MBBS करने के बाद एक स्पेशलाइजेशन है। तो अगर MD पैथोलॉजिस्ट बैठा है और वो अपनी रिपोर्ट्स एनालाइज कर रहा है तो डेफिनेटली मच बेटर क्वालिटी होगी बजाय कि कोई टेक्नीशियन रन लैब। तो ये भी एक तरीका है कि हम वहाँ देखें कि जो भी व्यक्ति है वहाँ पे या जो भी अथॉरिटी है वो चेक करने वाले कौन है। एक बार जरूर देखना चाहिए, फिर आप हमेशा करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। एक और चीज है कि सपोज अभी कोई बीमार है, उसको डॉक्टर ने लिखे टेस्ट, तो अभी वो ये सब देखने के बजाय फटाफट टेस्ट कर ले, तो क्या ये जो सर्टिफिकेशन आपने कहा, ये सर्टिफिकेशन एक बार गवर्नमेंट ने दे दिया, इसके बाद कहीं कोई चेकिंग प्रोसेस है कि NABL एक्रेडिटेशन जब होता है तो उसकी बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं और हर साल या तो सर्विलेंस होता है या ऑडिट होता है। तो जब ऑडिट होता है तो थर्ड पार्टी आती है, बड़े इंस्टीट्यूट्स के क्वालिफाइड क्वालिटी प्रोफेशनल्स आते हैं जो डिटेल में आपने क्या किया है वो चेक करते हैं। किस क्वालिटी की मशीन है, उसमें आपने क्वालिटी कंट्रोल का साल भर में कोई भी रैंडम वो चेक कर सकते हैं। तो NABL काफ़ी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस फॉलो करता है और वो एक्रेडिटेड है ILAC से, इंटरनेशनल लैब एक्रेडिटेशन। तो ILAC वर्ल्ड की बेस्ट लैब्स में है और वही उसी का पार्ट इन अ वे NABL है, तो वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। जो वो हर साल टेस्ट करते हैं, हर साल वापस ऑडिट आते करते हैं, हैं, ऑडिट करते हैं, और अगर वो ऑडिट में कुछ गड़बड़ होती है तो फिर वो डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं लैब। ओके डिस्क्वालीफाई करते हैं। हम्म, ठीक है, क्योंकि जब हम बीमार होते हैं ना तो हमें ये सब ध्यान नहीं आता है, ऐसे लगता है ठीक है डॉक्टर ने बोला तो अच्छा ही होगा, वो करवा लेते हैं। और कई बार ऐसे एग्जाम्पल्स आए हैं कि वो रिपोर्ट यहाँ कुछ हुई, दूसरे सिटी में गए वहाँ कुछ और आया, फिर तीसरे को दिखाया। तो आजकल ये बड़ा लोगों को लगता है कि हमें डॉक्टर्स अच्छे मिल जाए, बहुत अच्छी बात है, और अगर उन्होंने सही जगह हमें भेज दिया तो और अच्छी बात है, क्योंकि टेस्ट के बिना पता भी नहीं चलता है कि आपके अंदर क्या पकड़ा है।
जो भी जेन्युइन डॉक्टर होगा वो चाहेगा ही कि उसका पेशेंट ट्रीट होके ठीक हो जाए, और ठीक करने के लिए डायग्नोसिस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो उम्मीद की जाती है उनसे कि वो सही लैब का गाइडेंस। ठीक है, एक और सवाल है मेरा कि आपने एक छोटी सी जो एक लैब होती थी, एक या दो लैब किसी की होती थी, उसको आपने बहुत बड़े लेवल पे एक्सपैंड किया। तो ये जो आइडिया है इसके पीछे क्या है, क्या मेहनत है? क्योंकि आजकल स्टार्टअप का जमाना है। बच्चे बैठ के आइडिया को कागज पे लिखते हैं और आइडिया में ही उन्हें 30 ऑफिस दिखते हैं, 40 सेंटर्स दिखते हैं, 4,000 एम्प्लॉय दिखते हैं, 3,000 करोड़ का टर्नओवर दिखता है, कागज पे ही सब दिख जाता है। उन यूथ के लिए आप क्या कहेंगी? क्योंकि यदि चूंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम कर रही हो तो आपको ये भी आइडिया होगा, ऑल ओवर कंट्री में आप सब जगह जाती हैं, कि बहुत सारे स्टार्टअप शुरू होते हैं बड़े जोश से और साल भर, 2 साल, 3 साल उनकी मियाद बहुत कम होती है। कुछ मिनिमम बहुत छोटा परसेंटेज है जो सरवाइव कर जाता है। तो क्या कहेंगे आप ऐसे बच्चों को? मुझे ऐसे लगता है कि आप कोई भी चीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो आपका इंटेंशन है वो बहुत प्योर होना चाहिए। अगर आप डे वन से ही सोचें कि मैं स्टार्टअप का बड़ा सा वैल्यूएशन दिखा दूं और फिर पैसे ले लूं, जेवी राउंड तक पहुंच जाऊं, पैसा ले लूं, और आपके कंसेप्ट में और डेडिकेशन में कमी है, तो आप फेल होने ही वाले। तो जैसे मैं कैंसर पैथोलॉजिस्ट थी, मैं रॉयल सरे काउंटी हॉस्पिटल यूके में और टाटा मेमोरियल और आईसीएमआर सब जगह काम कर चुके। तो मैं पहले इनिशियली सिर्फ कैंसर ही रिपोर्ट करती थी, क्योंकि वो सुपर स्पेशलाइजेशन था। पूरे एमपी से मेरे पास काफ़ी पेशेंट्स आते थे, पर मैं सीएचएल अपोलो को हेड भी करती थी, और वहाँ मैं ऑब्जर्व करती थी जो लोग वहाँ दिखाने आते थे वो कई बार टेस्ट की रिपोर्ट न होने के कारण, क्योंकि टेस्ट जाते थे बॉम्बे और दिल्ली, और जब तक रिपोर्ट ना आए पेशेंट एडमिट रहता था, कई बार रिपोर्ट मैच नहीं होती थी। तो सेंट्रल लैब को मैंने शुरू इस हिसाब से किया था कि सारे अस्पतालों के लिए मैं एक ऐसी स्पेशलिटी लैब बना दूं जहां जो टेस्ट वो नहीं कर रहे हैं वो करवा पाए। तो दैट वाज द बेसिक इंटेंशन टू स्टार्ट द लैब, कि हम स्पेशलाइज्ड टेस्ट कर लें। पर फिर जब मैंने टेस्ट खुद करने शुरू किए, तब तक तो रूटीन में देखती नहीं थी। मैं सोचती थी कि वो हर कोई कर लेता है तो वो मैं क्यों करूं। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि इसमें काफ़ी मार्जिन है, और अगर ये मार्जिन मैं पेशेंट को पास कर दूं तो जो मेरा फंडा है कॉर्पोरेट लैब एट चैरिटेबल रेट, वो आराम से मैं पूरा कर सकती हूँ। तो वही सोच के मैंने ये कंसेप्ट पे ये सेंट्रल लैब बनाया। फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर मैं शुगर के 20 भी रुपये लूँ या 10 भी रुपये लूँ, और पेशेंट कहीं से ऑटो करके मेरे आए, तो 100 रुपये तो ऑटो वाला ही ले लेता है। तो उससे मुझे कंसेप्ट आया कि मुझे जितना पॉसिबल हो हर नूक एंड कॉर्नर में कलेक्शन सेंटर खोल दे। तो लैब तो एक है जो करीब आप देखेंगे तो हाँ 10,000 स्क्वायर फीट पे, पर कलेक्शन एरियाज अक्रॉस द सिटी। तो लोगों के लिए ये फायदा हो गया कि अपने नियरेस्ट कहीं भी पास में ढूंढ के वो सैंपल दे सकते। यस, और उनका जो कम्यूटिंग का खर्चा है, टाइम है, वो बच सके वो। जब आपने अपने प्रोजेक्ट को इतना बड़ा किया तो क्या आपने भी वेंचर कैपिटलिस्ट और इन्वेस्टमेंट्स लिए लोगों से, या आप अभी तक अपने ही दम पे यहाँ तक आए? तो मुझे कभी भी लैब को एक्सपैंड करने के लिए लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ी, ना कोई मेरे को इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ी। पैथोलॉजी में ये फायदा है कि रिएजेंट के रेंट पे मशीन मिल जाती, तो आपको बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं लगाना पड़ता। हाँ, रेडियोलॉजी अगर आप कर रहे हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई, तो वो कॉस्टली है और उसमें आपको लोन फंड इसकी ज़रूरत पड़ती। पैथोलॉजी में ज़रूरत नहीं। आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, और अच्छी मशीन्स अगर काम है तो आपको आसानी से मिल जाती है। तो अब अविनीता जी से सीखने की आज एक और बात, यदि आपके इंटेंशन सही है, यदि आप लोगों को सर्व करना चाहते हैं, यदि आप किसी की जिंदगी में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, उनके जो
प्रॉब्लम से उनको थोड़ा सा सरल कर देना चाहते हैं, आसानी से कोई सुविधा उनको देना चाहते हैं, कोई ऐसा प्रोडक्ट उनको देना चाहते हैं जिससे उनकी ज़िंदगी थोड़ी सरल हो जाए, तो डेफिनेटली आपका वो स्टार्टअप बहुत लंबा जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अपने इंटेंशंस पे काम करिए, थोड़ा सा मेहनत कागज पे इंटेंशंस को लेके करिए और फिर आप चलेंगे तो आप बहुत अच्छा काम कर पाएंगे। एज अ वुमन, आप एक वुमन एंटरप्रेन्योर हैं, तो एज अ वुमन क्या स्ट्रगल है आपकी? क्योंकि कहना बहुत आसान है और हम कहते हैं कि वुमेन एम्पावर्ड हो गई है, डेफिनेटली वो घर में रहती है तो भी एम्पावर्ड ही रहती है, बट आज भी मुझे लगता है बहुत कम परसेंटेज है जो बाहर काम कर रहा है। सो क्या आपके स्ट्रगल रहे? तो देखिए, करियर वुमेन की भी फैमिली होती है और आपके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी फैमिली की भी आपको निभानी है, चाहे जो लोग घर पे रहती हैं वो भी करती हैं, लेकिन जो काम करती हैं वो भी उतने ही ईमानदारी से। तो मुझे तो ऐसे लगता है कि जो नॉर्मल पर्सन काम करता है, या अगर मेरे जगह मेरा कोई मेल कलीग काम करता है, उससे डबल द नंबर ऑफ आवर्स मुझे काम करना पड़ता था, क्योंकि घर का भी पूरा बैलेंस करना है और जो मेरा पैशन है उस पे भी काम करना है और कॉस्ट को कर्टेल रखना है। जैसे मैंने कभी सेल्स टीम नहीं रखी, वर्ड ऑफ माउथ से ही मेरी लैब पॉपुलर हुई। तो आप बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हो और आप सेंसिटिव होते हो, तो हर पेशेंट की प्रॉब्लम भी आप पर्सनली हैंडल करते हो। तो मैं यही सोचती हूँ कि शायद एक मेल काउंटर पार्ट से अगर आप कंपेयर करें तो डबल मेहनत करके, जब तक बच्चे छोटे थे। अब तो एट पार है, लेकिन पहले तो ज़रूर 20 घंटे तो काम किया ही है मैंने। क्योंकि माँ का कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता, है ना? यस, वाइफ का कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता और बेटी या बहू का भी कोई अल्टरनेट नहीं हो सकता। तो वो जिम्मेदारियां तो हमारे पास है हैं ही। और हम चाहें तो हम दोनों को अच्छे से निभा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ तो मेरा बेटा आईआईटी मुंबई में पढ़ा और बेटी हार्वर्ड से पब्लिक हेल्थ किया। अगर मैं पूरे टाइम सिर्फ करियर पे ही फोकस्ड रहती और बच्चों को नहीं हैंडल करती, तो आज फिर मैं उनके लिए काम कर रही होती। तो आप, और दूसरी बात ये है कि बच्चे सीखते हैं अपनी मदर को देख के, मदर को सुन के नहीं। अगर आप बोलें कि मेहनत करना चाहिए और आप खुद आराम कर रही हैं, तो वो वही सीखेगा। तो आई थिंक मुझे कभी मेरे बच्चों को लेके और पढ़ाने नहीं बैठना पड़ा, पर वो मुझे काम करते देखते थे और वो अपना काम करते थे। सो दैट्स हाउ दे अचीव्ड। सो बच्चे कभी वो नहीं करते जो आप उनको सिखाते हैं या सिखाना चाहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो आप करते हैं। उनको दिखाते यदि हैं। आप चाहते हैं कि बच्चे ऐसा ऐसा या वैसा वैसा करें तो ऐसा ऐसा और वैसा वैसा आप आपको करना भी शुरू करना है, करिए। बिल्कुल आपको वो बिल्कुल। करना पड़ेगा हाँ, यदि आप चाहते हैं कि बच्चे आपको यस, और वो कॉपी कर लेंगे, पता ही नहीं चलेगा। हाँ, अनवेरिंगली वो चीजें उनके अंदर आ जाती हैं। हाँ। तो घर में आपने मैनेज करिए, बाहर का कोई स्ट्रगल? बाहर देखिए, जब मैंने रेट्स कम करे तो सबसे पहला अपोजिशन इंदौर पैथोलॉजी एसोसिएशन से ही आया और काफ़ी रादर जो एक बार एमपी की पैथोलॉजी कॉन्फ्रेंस थी और जिसमें बाहर से लोग आए थे, और जब मैं हर जगह एकेडमिक्स के लिए इनवाइट की जाती हूँ, तो वहाँ पर एक जो प्रेसिडेंट थे वो खड़े हो गए और बोले कि डॉक्टर विनीता कोठाई जो कर रही है वो बहुत ही निंदनीय काम है। तो मतलब इस तरह से इनिशियली कलीग्स ने परेशान करने की कोशिश की, पर हर ऐसा इंस्टेंस जो हुआ मेरे साथ, वो मेरे लिए इंस्पिरेशन था कि अब मुझे डबल स्पीड से करना है। सो दैट्स हाउ इट हैपेंड। विनीता जी, हमारा देश दुनिया का सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश है ना? और युवाओं के लिए आपने एक ड्राइव चलाया था जिसमें आपने 2 दिन में करीबन 50,000 टेस्ट किए। तो इसका मकसद क्या था, इसका रिजल्ट क्या रहा और हम अपने युवाओं को हेल्दी बनाएं, इसके लिए आप क्या करें, क्या सजेस्ट करें? मनीषा जी, जब हमने ये 4 लाख लोग करे तो उसको जब एनालाइज किया एज वाइज, तो एक छोटा पॉपुलेशन यूथ का भी था जो हम टेस्ट कर चुके थे। अधिकतर लोग तो 30 से ज़्यादा थे, पर उसमें मैंने देखा कि डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़,
हाइपरटेंशन उस पायलट स्टडी में मैंने पाया। तो फिर मैंने डिसाइड किया और मैंने बात की लालवानी जी जो सांसद हैं, कलेक्टर आशीष सिंह जी से, कि क्यों ना हम सारे कॉलेजेस में युवाओं को टेस्ट करें और एक सब्सटेंशियल नंबर टेस्ट करें, ताकि जिन युवाओं को हम प्रोडक्टिव चाहते हैं उनकी वो प्रोडक्टिव हो पाएंगे या नहीं, वो भी हमें पता पड़ना चाहिए। तो इसीलिए इंदौर के सारे कॉलेजेस में टेस्ट किया गया। करीब 1300 से ज़्यादा नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ इन्वॉल्व था। बहुत ही यूनिक इनिशिएटिव था वो, जिसमें सब साथ थे, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, सब। और इतना चौंकाने वाला एनालिसिस था कि करीब 25% बच्चे प्री डायबिटिक थे। 25% बच्चे प्री डायबिटिक थे। अगर वो अपनी लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे तो वो फ्यूचर में डायबिटिक हो जाएंगे। अच्छी बात यह है कि जब आप बायोकेमिस्ट्री में, मतलब ब्लड में जब टेस्ट करते हो, वो आपको 10-15 साल का समय मिलता है अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके और डिजीज को होने से रोकने में। दूसरा ये था कि करीब 38% हाइपरटेंसिव थे। कैन यू बिलीव दिस? अब हम बोलते हैं अचानक कैसे हार्ट अटैक आ गया, वो तो यंग था। तो कभी हमने क्वेश्चनर में पूछा तो कभी किसी ने अपना बीपी चेक नहीं किया। तो ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं, जिसको अभी तक हम मान के चल रहे थे कि ये बुढ़ापे की बीमारी है या 50 के बाद कुछ होने की जरूरत है। जब हमने उनकी स्लीप पैटर्न को स्टडी किया तो 90% ने क्लेम किया कि उनकी स्लीप इरेगुलर, नॉर्मल टाइम पे सोना और सुबह टाइम पे उठना ऐसा नहीं हो रहा। 68% ने बोला कि उनकी डाइट इरेगुलर, या तो वो अनहेल्दी खा रहे थे या वो नहीं खा रहे थे या वो फास्ट फूड खा रहे थे। तो ये सब और काफी बच्चों ने एक्सेप्ट किया कि वो डिप्रेशन में है, जो हमने क्वेश्चनर दिया। तो ये सब बहुत सोचने वाली बात है। हम हेल्प फॉर भारत फाउंडेशन के थ्रू अब कोशिश कर रहे हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूथ को टेस्ट करें, क्योंकि वही हमारे फ्यूचर नेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। हो सकता है कि एडल्ट तो ऑलरेडी डिजीज से ग्रस्त हो चुका है, पर ये वो स्टेज है जब हम अगर एक्शन करें तो हम बचा सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, अपनी कंट्री को हेल्दी बना सकते हैं। एक और थॉट हमारे सबके दिमाग में रहता है कि अभी तो युवा हैं, अभी कुछ नहीं होगा। हम अपने बच्चों को भी ऐसे ही देखते हैं कि इनमें बहुत एनर्जी होगी, लेकिन आज जो हमने बात की उससे ये पता चलता है कि अगर अभी हम उनकी हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो हम आगे उन्हें बहुत सारी बीमारियों से बचा सकते हैं, बहुत आसानी से बचा सकते हैं, कम कॉस्ट में बचा सकते हैं। जैसे 12% लोगों का थायराइड सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म निकला। तो अब वो जब मैनिफेस्ट होता है तो बहुत सारे सिम्टम्स से होता है, फिर आप 10 टेस्ट कराते हैं डायग्नोसिस पे पहुंचने के लिए। तो इससे अच्छा एक हेल्थ स्क्रीन करें, एक बार देख लें और फिर जो चीज एबनॉर्मल आई उसको अगले साल रिपीट करके देख लें, और आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको कितनी एक्सरसाइज की, कितनी फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत है, डाइट को चेंज करने की जरूरत है, वो कर ले। तो जैसे कहते हैं कि हर साल आपको एक बार अपना चेकअप करवाना चाहिए, तो क्या आप कहती हैं कि लोगों को जरूरत है, स्पेशली यूथ को, क्या टेस्ट उन्होंने करवाने चाहिए हर साल, और अगर उसमें क्या क्या पॉजिटिव आता है तो उसको ध्यान में रखते हुए आगे कैसे बढ़ना तो चाहिए? ये जो फाइंडिंग्स हमने डिटेल में ली तो उसमें हमने ऑब्जर्व किया कि लिपिड प्रोफाइल बहुत जरूरी है, क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल 40% युवाओं का 18 to 30 ईयर ऑफ एज में बढ़ के आया। ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन जरूरी है, क्योंकि 25% से ज्यादा प्री डायबिटिक है, तो वो आपको 3 महीने की आपकी शुगर का एवरेज दे देता है। और अगर आप प्री डायबिटिक हैं तो घबराने की बात नहीं है, मेडिसिन भी नहीं करना पड़ेगी, सिर्फ अपनी कैलोरीज को बर्न ज्यादा करना है और शुगर के इंटेक को कम करना है। उसके अलावा हाइपरटेंशन के लिए चेक करना बहुत जरूरी है। अगर साइकोलॉजी काउंसलर की जरूरत पड़े तो उससे भी मिल लेना चाहिए, डाइटिशियन से अपना फूड समझ लेना चाहिए। इतना बेसिक 350 रुपये के खर्चे पे आप बहुत सारी आगे की बीमारियों से बच सकते हैं। और थोड़ा सा अवेयर रहें तो
स्क्रीन करवा रहे हैं मतलब थोड़े अवेयर हैं, और फिर डॉक्टर से मिल लें तो वो आपको और करा देगा। और बस फॉलो कर लें। फॉलो करें। युवा जब रहते हैं तो हमको वाकई लगता है कि वी जस्ट वांट टू अर्न और वी वांट फेम, लेकिन ये तो नोन फैक्ट है कि आपके पास सब कुछ हो पर हेल्थ नहीं हो तो ना आपको पैसा अच्छा लगेगा, ना आपको फेम अच्छी लगेगी, ना मिलेगी। तो हेल्दी होना तो आई थिंक हमारे शास्त्रों में भी लिखा है सबसे इम्पोर्टेंट है। और मैं जब बच्चों को बोलते थे तो ऐसा लगता था कि हर जगह लोग यही बात करते हैं, इट इज़ वेरी जनरल बट इट डजंट अप्लाई टू अस, बट माय डाटा इज अ ऑब्जेक्टिव डाटा, Okay. so and it is on the Indore population, so I think the youth should take it very seriously. Soon we'll be testing across the state and across the country also. एक और सवाल है, हमारी बहनें जो हैं, लेडीज स्पेशली, मुझे ऐसा लगता है कि उनका कंट्रीब्यूशन और सोसाइटी में बढ़ना चाहिए, बट 40s में और 50s में आजकल हम देखते हैं शुगर इज़ वेरी कॉमन, बीपी, थायराइड, ये हो ही रही हैं, तो महिलाओं को क्या कहेंगे? क्योंकि वुमन इज स्टिल द सेंटर ऑफ द फैमिली एंड सो द सेंटर ऑफ द सोसाइटी। सो अगर वो ही हेल्दी नहीं रहेंगी तो घर को और सोसाइटी को हेल्दी कैसे रहेंगी? तो आपका जो रिसर्च है अभी तक का, ये महिलाओं के बारे में क्या कहता है, स्पेशली हमारी इंडियन वुमेन्स के? तो मनीषा जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरा एक ऑब्जर्वेशन था और मैंने डाटा भी एनालाइज किया कि जब हेल्थ चेकअप की बात आती थी तो नॉर्मली मेल्स ज़्यादा हेल्थ चेकअप कराते थे, फीमेल्स बहुत कम कराती थी। अगर घर में किसी एक का होना है तो वो मेल का होना है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन था कि फीमेल्स हेल्थ चेकअप या हेल्थ स्क्रीनिंग कम कराती थी। मोस्टली वो उस पैसे को बचाने की शायद कोशिश करती थी। हमने सबसे पहला ये काम किया कि हमने हेल्थ चेकअप को बहुत अफोर्डेबल बनाया। तो 100 रुपीज़ में हमने 1500 रुपीज़ के टेस्ट किए, और मेरी स्टडी में इक्वल मेल और फीमेल का पार्टिसिपेशन। तो ये एक बड़ा अचीवमेंट था कि जो स्क्रीनिंग कभी करवाते ही नहीं थे, वो सस्ता होने के कारण इजीली स्क्रीन करा पाए। एनीमिया तो हमारे यहाँ हीमोग्लोबिन का कम होना तो एक कॉमन प्रॉब्लम है ही। अगर किसी भी फीमेल को बहुत जल्दी थकान लगती है, ब्लीडिंग बहुत होती है तो उनको कराना ही चाहिए। लेकिन आश्चर्य ये होगा कि मेल और फीमेल में बैड कोलेस्ट्रॉल इक्वली खराब पाया गया। तो ऐसा नहीं था कि मेल्स का ज़्यादा खराब है और फीमेल्स का नहीं। प्रोटीन का लो होना दोनों में इक्वल पाया गया। तो सिर्फ थोड़ा अंतर शुगर में था कि मेल्स में ज़्यादा थी। उसका कारण क्योंकि डायबिटीज स्ट्रेस से भी रिलेटेड है, तो शायद वर्क प्रेशर के कारण मेल्स में ज़्यादा था, पर फीमेल्स भी कोई अछूती नहीं थी। तो आई थिंक कि सबसे पहले अपनी हेल्थ स्क्रीन करें और उससे घबराएं नहीं। आप फिजिकल एक्टिविटी करके ही अपने आप को, लाइफस्टाइल डिजीज को तो आप रिवर्स कर सकते हैं। तो महिलाओं को भी अपने हेल्थ को लेके बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर हेल्दी रहेंगी तो आप पूरे परिवार का ध्यान रख पाएंगी, और अपने, यदि आप काम भी करती हैं तो आपके लिए और भी ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अपना काम भी संभालना है, घर भी संभालना है, और उसके बाद आपकी तरह सोसाइटी भी संभालनी है। सो ये एक नज़रिया जो आज मुझे मिला आपसे, कि जब आप अपने काम को देखते हैं तो उसको अपने काम की तरह नहीं देखना है, उसको ऐसे देखना है कि हम इसके ज़रिए कितने लोगों तक पहुँच सकते हैं और सोसाइटी के लिए क्या कर सकते हैं। तो जब आपने ये जब रेट्स बहुत कम किए तो कहीं न कहीं फाइनेंशियल लॉसेस हुए होंगे, क्योंकि जहाँ हम कोई चीज़ 1500 में करते थे बाकी सारे लोग, और आपने उसको बहुत कम में कर दिया, तो आपके दिमाग में ये नहीं आया कि मुझे क्या पड़ी है, सब तो कर रहे हैं, मैं भी पैसा कमाऊँ, छुट्टी करूँ? तो देखिए, मैंने मेडिकल प्रोफेशन बहुत दिल से चुना है और पेशेंट्स का भला करने के लिए चुना है। मेहनत से मैं कभी घबराई नहीं। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा लोगों का करूँगी काम और कम मार्जिन पे भी करूँगी तो मेरे सर्वाइवल के लिए वो सफिशिएंट। और बहुत ज़्यादा परिग्रह मेरे नेचर में नहीं था। लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि इतना सब करने के बाद भी जितना भी जो लैब्स ज़्यादा चार्ज करती होंगी, उनसे भी एट पार ही
हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रहा, अच्छी स्थिति रही अच्छी क्योंकि हमने नंबर्स बढ़ा लिए। बस बढ़ा लिए, ज़्यादा लोगों का काम किया। फ़ायदा ये है कि जब भी आप ज़्यादा पेशेंट के लिए करेंगे तो आप रिएजेंट की कॉस्ट नेगोशिएट कर सकते हैं, मशीन नेगोशिएट कर सकते हैं, ओवरहेड डाइल्यूट कर सकते हैं और फिर सामने वाला का भी भला कर सकते हैं और आप भी कोई घाटे में नहीं होंगे। वो एक कोटेशन है ना कि आपकी नीड के लिए सब कुछ सफिशिएंट होता है, पर आपकी ग्रीड के लिए कुछ भी सफिशिएंट नहीं होता है। और माफ कीजिए साथियों, ये हमारे देश में ही देखा जाता है कि हम अपनी 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी और 7 पीढ़ी तक का सोचते हैं, जबकि हमारे शास्त्रों में लिखा है पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। आपको पता है जब ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री शुरू होती है, वो कहाँ से शुरू होती है कि इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए। क्यों चाहिए? बच्चों के लिए छोड़ के जाने के लिए। सो यदि आप इस तरीके से काम करते हैं जैसे विनीता जी ने किया कि हम एक दायरा बढ़ा लें, तो भी आप बहुत संतोषजनक अपने लिए अर्न कर सकते हैं। और एक संतोष आपको रहता है, जो बहुत सारी दुआएं मिलती हैं कि हमने इतने सारे लोगों की जिंदगी में खुशियां लेके आए हैं। साथियों, हमारा मकसद हमेशा ही रहता है कि आपको ये बताएं कि अच्छा करके भी धन कमाया जाता है, बिल्कुल, अच्छा करके भी आप अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ गलत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम जैसे न्यूज़पेपर से पढ़ते हैं तो जनरली हमारे युवाओं को ये लगता है कि कुछ बड़ा करना है तो कुछ गड़बड़ करनी पड़ेगी। हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। एक उदाहरण आपके सामने है। एक और लोगों की कंप्लेंट होती है कि डॉक्टर्स आजकल खुद मेहनत नहीं करते हैं कुछ भी, खुद अपना ये नहीं देखते हैं कि कैसे मैं पता करूं, सीधे कोई किसी ने कुछ बोला और 8, 10, 15 टेस्ट लिख दिए और टेस्ट करवा लिए। देखिए, हाँ, मेडिकल में ये चेंज तो आया है। पहले बहुत ही क्लिनिकल एक्यूमेन बेस्ड ट्रीटमेंट लिखा जाता था, मतलब जो डॉक्टर को क्लिनिकल नॉलेज से लगता था वही टेस्ट वो कराते थे। पर अभी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का ज़माना है। पेशेंट भी क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपने क्यों नहीं करा लिया था टेस्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ भी आ गए अगेंस्ट डॉक्टर्स, तो अब सब अपनी स्किन बचाना चाहते हैं। तो अगर उन्होंने आपके इन्वेस्टिगेशन लिख दिए ज़्यादा तो वो कहीं नहीं फंसेंगे, पर अगर उन्होंने कोई चीज़ मिस कर दी अपने क्लिनिकल जजमेंट में तो पेशेंट भी खड़े हो जाते हैं, कंज्यूमर कोर्ट में चले जाते हैं। तो ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। मेडिकल साइंस बहुत एविडेंस बेस्ड होते जा रहा है और डॉक्टर और जो पेशेंट्स का वायलेंस और पेशेंट का मिसट्रस्ट डॉक्टर में वो भी बढ़ा है। तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक जनरलाइज्ड अब ये कंसेप्ट हो गया है कि भाई पूरा इन्वेस्टिगेट करो फिर ही ट्रीटमेंट दो। सो आई थिंक दोनों पेशेंट डॉक्टर रिलेशन अच्छे होंगे तो ये नहीं होगा। देखिए, ये एक साइट मेरे सामने भी आज ही आया है। हम बहुत लोगों से सुनते हैं कि डॉक्टर्स आजकल अपने फाइंडिंग्स पे, अपने रिसर्च पे और अपने एक्सपीरियंस पे ज़्यादा रिलाई करने के बजाय टेस्ट पे रिलाई करते हैं। बट हम डॉक्टर्स की साइड से कभी सोचते नहीं हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार पेशेंट्स भी वायलेंस करते हैं और डॉक्टर को परेशान करते हैं कि आपने ये सही नहीं किया, ये सही नहीं किया। तो अपने आप को सेव करने के लिए उनके लिए ज़रूरी है कि उनके पास सबूत रहे। अभी देखिए, मैंने ये टेस्ट करवाया था, इसमें ये फाइंडिंग्स आया था, इसीलिए मैंने आपको ये मेडिसिन दी थी। ये हम कभी देखते नहीं है। तो एक ट्रस्ट हमारे बीच और हमारे डॉक्टर के बीच होना जरूरी है। आपको यदि याद होगा तो आपके पापा या दादा साहब के जमाने में एक डॉक्टर हुआ करता था, आपका फैमिली डॉक्टर। और हमें कुछ भी होता था उनके पास जाते थे और फिर अगर वो हमें सजेस्ट करते थे कहीं, तो हम आगे जाते थे किसी दूसरे डॉक्टर के पास। तो वो एक ट्रस्ट था कि वो कभी गलत करेंगे नहीं। और उस डॉक्टर को भी पता था कि इनके घर में जो कुछ भी होता है मेरे से होता है, मेरे कहने से होता है, मेरे सजेशन से होता है। तो वो भी उतनी मर्यादा रखते थे। आज थोड़ा सा उसमें चेंज आया है, तो आपको भी ये ध्यान रखने की जरूरत है कि यदि वो ट्रस्ट आपके बीच में और किसी डॉक्टर के बीच में है तो वो अपनी तरफ से भी बना के रखिए। दोनों की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ध्यान रखें कि कहते हैं ना कि भगवान के बाद यहाँ पे दूसरा भगवान किसको मानते हैं? जो हमें ठीक कर देगा, जो हमें स्वस्थ रहेगा, तो डॉक्टर को मानते हैं। तो आप लोग भी ध्यान रखिए कि आप वो ट्रस्ट बनाए रखें। हालांकि ये कहना मैं बिल्कुल गलत मानती हूँ कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स खराब हो गए या इंजीनियर्स खराब हो गए या पॉलिटिशियंस खराब हो गए।
हम भी उतने ही खराब हो गए, क्योंकि वो सब हमारा हिस्सा है। हमें यस, से ही लोग जाके डॉक्टर बनते हैं, हमें से ही लोग जाके पॉलिटिशियन बनते हैं, हमें से ही लोग जाके इंजीनियर्स या कुछ भी बनते हैं। तो फैमिली के, सोसाइटी के मॉरल्स पे काम करने की ज़रूरत है, और इसके लिए पेरेंट्स को अपने बच्चों पे काम करने की ज़रूरत है। जब आप ये कहते हैं कि बेटा इतना कमाना है, कैसे भी कमाना है, तो यहाँ से उसकी शुरुआत हो जाती है। जब हम ये कहें कि पैसा क्या कमाते हो, क्या बनते हो, वो ज़रूरी भी है, बट एक अच्छा इंसान बनना सबसे ज़्यादा सबसे ज़रूरी है। इम्पोर्टेंट, जब आप अच्छे इंसान बन जाएंगे तो आप जो भी करेंगे अच्छा सक्सेसफुल ही ही रहेंगे, करेंगे। अच्छा ही करेंगे। कोई 5 बातें जो हमारे साथियों को कहना चाहेंगी कि वो कैसे अच्छा इंसान बने रह पाए, यदि कुछ अच्छा अचीव करना है तब तक भी। तो देखिए, आप कोई से भी प्रोफ़ेशन में हो, अल्टीमेटली हम जो भी कर रहे हैं, हम इन अ वे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारे नेशन की तरफ। तो जो भी काम करें, ईमानदारी से करें। मैं आपको बिल्कुल दावे से बोल सकती हूँ कि अगर आप ऑनेस्टली भी काम करेंगे, तो आपको अच्छा काम अगर आपका है, तो आपको डेफ़िनेटली किसी भी प्रोफ़ेशन में सफ़िशिएंट अमाउंट मिलेगा अपनी लाइफ़ को आगे ले जाने। आप लोगों को अगर उनकी कार के मॉडल और एक्सटर्नल अपीयरेंस से ही चेक करते रहेंगे, तो फिर तो और की कोई सीमा ही नहीं है। तो आई थिंक आप कंपनी भी अगर अच्छे लोगों की रखेंगे, तो आप में वो कंपटीशन फॉर अर्निंग मोर की चाह कम हो जाएगी। ईमानदारी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी को भी देखते हैं, आज अगर आप देखें कि किसी ने इतना बड़ा अचीव कर लिया है, पर उसकी अगर आप बैक स्टोरी के डेप्थ में जाएँगे, तो डेफ़िनेटली कुछ अचीव करने के लिए आपको काफ़ी सैक्रिफाइसेस और हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो ये सब का कॉम्बिनेशन अगर आप में रहा, सिंसियरिटी रही, इंटेंशंस गुड रहे, हार्ड वर्क आप करते हैं, देश के बारे में और फैमिली के बारे में सोचते हैं, तो कोई आपको सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकता, कोई आपको खुश होने से नहीं रोक सकता, और हेल्दी तो आपको बने ही रहना है इन सबको एंजॉय करने के लिए। एक और सीखने की बात कि आप जो कुछ भी करते हैं, आखिर में आप चाहते हैं कि आप खुश रहें और आप स्वस्थ रहें। तो ऐसा कुछ करें ही क्यों जो आपकी हेल्थ को बिगाड़े, आपके मन की शांति को बिगाड़े। और एक और बात सीखने की विनीता जी ने अभी कही, आपको मैं रिमाइंड कर दूं कि लोगों को उनके आउटर अपीयरेंस से जज मत करिए कि इसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना बड़ा घर है, इसके इंटरनल मॉरल सिस्टम में ऐसा क्या है जो मैं सीख लूँ। और अगर आपको लगता है कि किसी के इंटरनल सिस्टम में मॉरल है ही नहीं, तो वो आपका साथी, दोस्त, परिवार, नेबर कुछ भी बनने लायक नहीं है। यदि आप इतना ही ध्यान रख लेंगे, तो आगे आप अच्छे लोगों के बीच में उठना शुरू करेंगे, बैठना शुरू करेंगे, उनके साथ रहना शुरू करेंगे और आप अच्छे बनते जाएंगे। तो अपनी संगत का जरूर ध्यान रखिए साथियों, यदि आप विनीता जी जैसा कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं। आगे क्या प्लान है और क्या आप देश को देना चाहेंगे? तो देखिए, पैथोलॉजी तो ठीक है, हमने एक मॉडल करके और प्रूव करके अब कंट्री को दिया है। हर जगह जहाँ से भी देश में बुलाया जाता है, उनको कैसे अफोर्डेबल क्वालिटी डायग्नोस्टिक को सस्टेनेबल बनाया जा सके, उसके लिए मैं हेल्प करती हूँ, और आई एम श्योर कि जैसे हमने इंदौर में किया है, कई शहर आगे आएंगे और एक अफोर्डेबल क्वालिटी डायग्नोस्टिक अपने लोगों के लिए बना लेंगे। दूसरा मुझे जो बहुत इम्पोर्टेंट लगा कि लाइफस्टाइल डिजीज़ पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। हमारी कंट्री डायबिटीज़ में नंबर 1 हो गई है, ओरल कैंसर में वर्ल्ड में नंबर 1 है। तो ये सब बहुत चिंता की बात है, और ये हमारी आदतों के कारण है। हमारी फिज़िकल एक्टिविटी कम हो जा रही है। तो मेरा अब पूरा जो लाइफ का इंटेंशन है, पर्पस है, वो ये है कि कितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम स्क्रीन करके अवेयर करा दें, और फिर वही एक ग्रुप लीडर बने दूसरे लोगों को अवेयर करने में। तो मैं आई एम होपिंग फॉर अ चेन रिएक्शन ऑफ हेल्थ प्रिवेंटिव डिजीजेस जो किया जा सकता है, और उसी पे मैं काम कर रही हूँ।
तो यदि आपको लगता है कि आप कुछ ऐसे लोगों के बीच में हैं जहाँ एक बड़ा ग्रुप आपके पास है, आप चाहते हैं उन्हें हेल्थ के लिए अवेयर करें, तो डॉक्टर विनीता कोठारी को ज़रूर बुलाएं ताकि वो अवेयरनेस आए और वो सारे लोग हेल्थी रहें। दूसरा, एक रैपिड फायर कर लेते हैं, कुछ 5 सवाल 10 सवाल आपसे पूछती हूँ, आप छोटा से में जवाब दे सकते हैं। आपको सबसे ज़्यादा पसंद खाने में क्या है? आजकल सैलड्स है। सो जितना डाटा मैं देखती हूँ उसके बाद अब मिक्स सैलड्स वेजिटेबल एंड फ्रूट इज माय बेस्ट। ओके, क्या एक बेस्ट डाइट होनी चाहिए दिन भर के लिए जो आपको हेल्दी रखे? देखिए, आपको अपनी हमारा इंडियन फूड में कार्बोहाइड्रेट रिच फूड है। हम प्रोटीन को इग्नोर कर देते हैं, हम विटामिन्स को इग्नोर कर देते हैं। तो सैलेड इनफ होना चाहिए। और प्रोटीन, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको पनीर सोया में प्रोटीन मिल जाएगा, दाल में प्रोटीन मिल जाएगा। नॉन वेज लेते हैं तो फिर तमाम प्रोटीन की चीज़ें। और जितना ग्रीन खाएंगे उतने विटामिन्स होंगे, आपका एनर्जी लेवल बढ़ा रहेगा और आपकी इम्यूनिटी बढ़ी रहेगी। तो दूसरी डिजीजेस आपको इजीली नहीं कैच करेंगे। आई थिंक योर डाइट शुड इंक्लूड इनफ ऑफ प्रोटीन, बट नॉट द प्रोटीन विच इज गिवन बाय जिम इंस्ट्रक्टर्स। क्योंकि हमने बहुत पेशेंट देखे हैं जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन पाउडर्स यूज़ कर लेते हैं और वो आपकी फिर किडनी को अफेक्ट करता है। जो आपको गाइड कर रहे हैं उनको मेडिकल का कोई नॉलेज नहीं होता है और गूगल या इधर उधर से सर्च करके अगर आप प्रोटीन शेक एक्सेस में ले रहे हैं वो आपके लिए बहुत हार्मफुल है। तो जो हमारा इंडियन फूड है उसमें कई चीज़ें हैं जो आप नॉर्मल किचन में अवेलेबल होती हैं, उन्हीं को यूज़ करें। एक्सेस बाहर के प्रोडक्ट्स और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट अवॉइड करना चाहिए। एक बेहतर मूवी जो आपको लगती है कि ऐसी पिक्चरें हमारे देश में बहुत बनना चाहिए? तो दंगल एक एग्जाम्पल था फादर एंड डॉटर रिलेशन एंड मोटिवेशन का। क्योंकि मेरे भी इंस्पिरेशन मेरे फादर हैं, तो मैं जानती हूँ कि अगर फादर स्ट्रांगली डॉटर्स को हेल्प करते हैं तो वो कुछ भी कमाल दिखा सकती है। वो मूवी भी इसीलिए मुझे बहुत पसंद है। एनी इंस्पिरेशन फ्रॉम अ बिजनेस ओनर, कि कोई बहुत बड़े बिजनेस ओनर हो या बड़ा नाम हो जिनका, बिजनेसमैन हो, बिजनेस वुमन हो, मेरे आपको लगता हो कि वैसे बनेंगे? मनीषा जी, मैं 3 लोगों को मैं बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। एपीजे कलाम सर थे, उन्होंने मुझे फेलिसिटेट किया था, दैट वाज़ माय ड्रीम कम ट्रू। और दूसरे बिज़नेस में रतन टाटा। और मैं ज़िंदगी भर सोचती रही कि एक दिन तो उनसे मिलूँगी, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली आई कुड नॉट। सो आई थिंक समथिंग लाइक हिम कैन बी द बिगेस्ट हीरो। और उनका बिजनेस मॉडल भी ऐसा ही है, यस, कंट्री फर्स्ट वाला कंट्री business फर्स्ट model वाला। है। ओके, एनी साइंटिस्ट आपको लगता है कि जो बहुत इम्पोर्टेंट कर रहे हैं हमारी कंट्री के लिए? अब साइंटिस्ट जो इसरो में काम कर रहे हैं वो हमारे देश के लिए बहुत ही भलाई का काम कर रहे हैं। हमारा आईसीएमआर भी बहुत मेडिकल रिसर्च करता है और काफ़ी कुछ, अगर आपने देखा तो कोविड में जो हमारी कंट्री ने अचीव किया वो अनपैरेलल्ड था, with the type of resources and the speed with which it was needed. So I think all our scientists are our hero, whether they are in ISRO or ICMR. अब आप चूंकि इंडियन किचन आपको अच्छे से पता है, तो वुमेन्स के लिए 3 ऐसी चीजें जो ना खाएं और 3 ऐसी चीजें जो रेगुलर खाएं, बिकॉज यू नो व्हाट दे आर डूइंग। हाँ, तो देखिए, एक जो कंसेप्ट है कि रिच फूड मतलब बहुत सारा काजू, ड्राई फ्रूट्स डालना है, वो अवॉइड करिए। It rich food, if you're rich doesn't mean that every richness should come in your food only. It is harming you. It is harming you. तो आप दूसरा इंटरमिटेंट फास्टिंग की कोशिश करें। खाना बना रहे हैं, बार बार कुछ चख रहे हैं, घर पे हैं, फ्रिज खोल रहे हैं, ये अवॉइड करिए। तो आई थिंक इफ़ यू रिस्ट्रिक्ट योर आवर्स ऑफ ईटिंग, वो भी एक बहुत अच्छा ये है। और देयर आर मेनी रिसर्चेस टू शो कि जो वाइट शुगर है,
प्रोसेस्ड शुगर जो हम लोग बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। तो जितना शुगर अवॉइड कर सकें करें। आई थिंक ये 3 किचन की चीज़ें हैं जो आसानी से फॉलो की जा सकती है और करनी चाहिए। और कई महिलाएं ऐसे कहती हैं कि हम तो दिन भर घर में काम करते हैं काफ़ी सारा, तो क्या वो काम एक्सरसाइज का अल्टरनेट हो सकता है? देखिए कोविड में जैसे हम लोग सब सच में झाड़ू पोछा कर रहे थे, दैट एक्चुअल इज काम एन कर रहे हैं। एक्सरसाइज, दैट इज एन एक्चुअल काम। अब आप घर में बाइयां रखते हैं और उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर आप सोचते हैं मैं दिन भर किचन में लगी थी, तो ना तो आप झुके, ना आपने कोई वजन उठाया, ना आपने कोई मेहनत की। तो वर्क हैज टू बी फिजिकल वर्क, नॉट द नोशनल वर्क। तो आप जो भी काम करती हैं वो आपको अगर पसीना नहीं ला देता, हाँ, तो वो एक्सरसाइज का अल्टरनेट नहीं है। सफिशिएंट नहीं, आपको एक्सरसाइज वॉक या कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। डेफिनेटली करना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। खुद के लिए 1-2 घंटे हेल्थ के लिए स्पेंड करना बहुत जरूरी। हमारे पुराने जमाने से हमारी आदत रही है कि जब भी हम शादियां करते हैं तो कुंडलियां मिलाते हैं। क्या हेल्थ कुंडली भी मिलाना जरूरी है आजकल? मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि जन्म कुंडली से ज्यादा इम्पोर्टेंट रक्त कुंडली। देखिए बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जो माइनर फॉर्म में मेल या फीमेल में हो सकती है, जैसे कि थैलेसीमिया माइनर, सिकल सेल माइनर। अगर दोनों जो शादी कर रहे हैं दोनों माइनर के कैरियर्स हैं, तो जो बच्चा होगा उसको मेजर बीमारी होगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि, और कुछ कम्युनिटीज में ये डिजीजेस बहुत ज़्यादा है, तो ये इसमें कोई हार्म नहीं है कि आप ब्लड टेस्ट फॉर दोज डिजीजेस विच आर ट्रांसमिटेड जेनेटिकली वो करवा लें। दूसरा, आजकल जो यंगस्टर्स की हैबिट है उसके हिसाब से देयर इज नो हार्म इन गेटिंग HIV, HbSAg, HCV टेस्टेड, क्योंकि अगर एक पार्टनर को ये बीमारी है तो वो इजीली दूसरे को ट्रांसमिट कर देगी। तो इफ ही इज पॉजिटिव, लेट हिम गेट ट्रीटेड ओनली देन मैन। सो आई थिंक इट इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट कि जिससे भी हिज और हर blood has to be tested before the wedding is done. It is very important. क्योंकि जिसके साथ आप जिंदगी भर रहने का सोच रहे हैं, यदि आप ये टेस्ट करवा लेते हैं तो एक तो आपको पता चलता है कि जेनेटिकली क्या क्या इश्यूज हैं जो आगे मुश्किल कर सकते हैं, और इससे आपको लाइफस्टाइल के बारे में भी बहुत सारा पता चल जाएगा कि जो उन्होंने कहा नहीं होगा वो रिपोर्ट बता देगी। तो वो भी जरूरी है, क्योंकि बच्चों पहले समय अलग था, हवा पानी अलग था, सब चीजें फ्रेश थी, लाइफस्टाइल अलग थी, जिंदगी बहुत सरल थी। अभी जिंदगी उतनी सरल किसी की भी नहीं है और उतनी शुद्धता भी नहीं है, तो ये करना कोई बुरी बात नहीं है। एक और सवाल है विनीता जी, एक मूवी आई है मिसेस, उसमें ऐसे होता है कि जो एक्ट्रेस होती है वो पहले कुछ और काम कर रही होती है, जो वो यंग होती है, शादी होने के बाद जब परिवार में आती है तो किचन में ही सारा काम करती रहती है, क्योंकि ना बेटे को और ना ससुर को आदत होती है कुछ भी करने की। तो एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो छोड़ के चली जाती है, तो इससे बहुत सारे सवाल उठे हैं और कई बार न्यूज़पेपर्स में और टॉक्स में हमने सुना है कि अब बंदे भी आजकल कह रहे हैं कि हम महिलाओं को रोटी बनाने से ही जज करते हैं और दिन भर रोटियां ही बनाते हैं। तो इस पे आपका क्या कहना है? हम ये मानते हैं कि खाना घर का खाना है, तो घर का खाना खाना है तो जो घर पे है उसने बनाना है, तो क्या वो दिन भर खाना ही बनाते रहे? तो देखिए ये फैमिली डिसिप्लिन की बात है। खाना अगर कोई रेगुलरली बना रहा है तो नॉर्मल खाना बनाने में 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन आप दिन भर उनकी फरमाइशें ही पूरी कर रहे हैं तो न सिर्फ आप खुद को हार्म कर रहे हैं, खुद का पीस जा रहा है, आपके पास अपने लिए टाइम नहीं बचा है, आप उनकी हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहे हैं। सो इनडायरेक्टली यू आर अ पार्टनर इन मेकिंग देम अनहेल्दी। तो एक तो वो आपको समझना पड़ेगा। दूसरा, द वुमन हैज टू लर्न टू पुट हर फुट डाउन, इनफ इज इनफ। पर ये भी समझना पड़ेगा कि इतनी डिस्पैरिटी भी अगर है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो तो 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहा है
और आप घर पे हैं, सिर्फ खाना बनाने के अलावा कोई मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास नहीं है, तो या तो उसको ऑफ बर्डन करिए इकोनॉमिक बर्डन से, आप भी बाहर काम करिए और फिर दोनों मिलके किचन में काम करें। एंड एटलीस्ट अपने बच्चों को सिखाइए कि मेल फीमेल दोनों इक्वल हैं, दोनों का किचन में जाना नॉर्मल बात है। हमारे यहाँ तो पैट्रियार्कल थोड़ी सोसाइटी है, तो अगर लड़का किचन में गया है तो वो थोड़ा अजीब हो जाता है, पर इट शुड बी गिवन रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन, दिस इज अ नॉर्मल थिंग। तभी हमारी फीमेल्स भी प्रोग्रेस करेंगी और हार्मनी भी बनी रहेगी। इट इज अ हाई टाइम टू से कि बेटा भैया आया थाली लगा दो, बेटा पापा आए थाली लगा दो। इट इज टू अंडरस्टैंड कि जो लड़कियां कर सकती हैं वो लड़के कर सकते हैं, जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां कर सकती हैं। और किचन बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहां से हमारी बॉडी को हेल्थ मिलती है। क्यों ना हम सब मिलके किचन की जिम्मेदारी लें, फिर ये समझ में भी आएगा कि वो जो काम जो आपको दिखता नहीं है वो दिखने लगेगा आपको। जब आप कहते हैं कि तुम दिन भर करती क्या हो, तो उसे कितना बुरा लगता होगा। जब आप वो करने लगेंगे तो सब मिलके करेंगे और सब मिलके साथ बैठ के खाएंगे, तो विश्वास करिए वो भोजन हम ग्रहण करेंगे। क्योंकि बहुत सारी बीमारियां आजकल इसलिए भी होती हैं कि हम भोजन ग्रहण नहीं करते, हम चरते हैं, भागते भागते दौड़ते दौड़ते, टीवी देखते हुए, उधर जाना है, स्क्रीन देखते हुए, फोन पे बात करते हुए। भोजन बहुत जरूरी है, लेकिन वो जो भोजन बना के खिला रही है वो भी एक इंसान है, तो उसे भी किचन से बाहर लाइए और आप थोड़ा सा किचन में चले जाइए। इतना कर लेंगे तो घर की शांति बनी रहेगी। कितना भी कमाने के बाद, कितना भी बाहर अचीव करने के बाद, यदि हम घर में नहीं जीतते हैं तो बाहर की जीत किसी काम की नहीं है। बिल्कुल, क्या मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल सही। तो हम सब मिलकर सबसे पहले अपने घर के अंदर जीते, फिर अपने समाज के अंदर जीते और फिर देश को कुछ अच्छा करके दें। इसकी शुरुआत करें खुद को जीतने से। तो आज आपने हेल्थ को लेके इतनी सारी बातें सुनी है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? देखें कि कहीं कुछ दुख रहा है तो क्यों, कहीं आपकी एनर्जी कम हो रही है तो क्यों, या कहीं कोई संभावना दिखती है कि रोज 3-4 दिन में ऐसे होता है कि उठता हूँ तो एनर्जी नहीं रहती। ध्यान रखिए, आप भी, पूरा परिवार भी। ऐसी ही किसी बातचीत में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें लिखते रहिएगा और किसको आप एज अ गेस्ट चाहते हैं, किस फील्ड के एक्सपर्ट को चाहते हैं, हम जरूर आपके लिए लेकर आएंगे। और तब जब हमें ये पता चलेगा कि आप लिख रहे हैं और हमारी बात मान रहे हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अनिता जी। धन्यवाद। जय भारत।